Then 6.11, a body is moving unidirectionally under the influence of a source of constant power supplying energy. Which of the diagrams shown in figure 6.5 correctly shows the displacement time curve for its motion? ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको एक की पॉइंट दे रखा है, कीवर्ड्स के लीजिए कांस्टेंट पावर। ठीक, अब यही चीज़ से आपको एक जगह डी लाना है, एक जगह टी लाना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो आप क्या जानते हैं कि पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, और बहुत ही छोटा हम मेजर लेते हैं तो dW/dt। ठीक, अगर आप 9th 10th में होते तो ये दोनों फॉर्मूले सही रहते हैं, लेकिन अभी आप क्या है, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ चुके हैं, तो आपको थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, इसीलिए dW/dt ये थोड़ा लिखने में सही रहेगा। अब यहाँ काम बना क्या आपका? नहीं बना। dW/dt ये कांस्टेंट है क्योंकि पावर कांस्टेंट है। आपको t तो मिल गया लेकिन d नहीं मिला, तो उसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। dW क्या हो जाएगा आपका? F इंटू ds। ये आपने देखा था अभी, W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। अभी हमने किया a टू b। यहाँ पे W नहीं रहता है तो dW रहता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो F इंटू डी एस ऐसा मैंने कर दिया। अब इधर जो F और ds है ये दोनों वेक्टर फॉर्म में रहते हैं, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड और दिया है, यूनि डायरेक्शनली, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसीलिए आप इस पर ये वेक्टर्स लगा दीजिएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज आपको मिल जाएगा क्या? एफ डी एस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना है? एक ही डायरेक्शन में है, इसीलिए 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब 1। तो इस तरह से आपको एफ डी एस मिलेगा अपॉन डी टी। ये सब हमने इसलिए किया, ये वेक्टर फॉर्म इसलिए बताया क्योंकि अगर वो डायरेक्शन दे रखते, एंगल्स बता रखते, तो हमें उस हिसाब से कॉस की वैल्यू लेना पड़ती। यहाँ पे इन्होंने यूनि डायरेक्शनल बोल दिया है, मतलब 0 डिग्री है। अब आप देखिए, एफ डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी मतलब क्या हो गया आपका? वेलोसिटी। तो एफ इंटू वी इज कॉन्स्टेंट। बस आपका काम हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, इनको लिखना है डायमेंशनली, तो जाके आपको एल ओ टी डी ओ टी के बीच में रिलेशन मिल जाएगी। एफ आपका क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। वी आपका होता है m0 एल टी माइनस 1। ये m0 लिखना लिखे की बात है, एल टी माइनस 1 ये आपका कांस्टेंट है। m हटा दीजिए, कुछ काम का नहीं है। यहाँ एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3 कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट लिख लिख के आप बोर हो गए, इसकी जगह लिख दीजिए आप k। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k अपॉन टी टू दी पावर -3, मतलब k इंटू टी क्यूब। तो L इज इक्वल्स टू, या L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये k हटा दिया मैंने, t टू दी पावर 3/2। ठीक, L स्क्वायर और सामने आ रहा था k टी क्यूब, इसका आपने लिया अंडर रूट, तो L इज इक्वल्स टू k की पावर 1/2, ये अनदर कांस्टेंट हो जाएगा। k1 ले लीजिए इसको, और t की पावर 3/2। इससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। इतना डीप में भी नहीं जाना है आपको, वो समझ लीजिए हो क्या रहा है। तो t की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू एल आपको मिल रहा है, मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू d इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। अब इस रिलेशन से आप देखिए आपका ग्राफ कौन सा बन रहा है। स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, ना ही कांस्टेंट होगा। ये होता अगर d इज इक्वल्स टू टी होता, ये होता अगर d की वैल्यू फिक्स होती, कांस्टेंट होती। सिर्फ ये वाला ग्राफ आपका जो मेरी रिलेशन आई है d इज प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2 को सेटिस्फाई कर पा रहा है। आप तो क्या कीजिएगा, एक वैल्यूज़ जो है, एक रफ ग्राफ बना के वैल्यूज़ को रख के देख लीजिएगा। जनरली इसका ग्राफ ऐसा ही बनता है, आप वैल्यूज़ रख के देखेंगे तो भी ऐसा बनेगा, इस तरह से नहीं बनता है। तो इसका आंसर है बी। अगर आप इसको डायमेंशनली ना भी करते हैं तो इनकी यूनिट्स, फोर्स, वेलोसिटी, इसमें जो जो काम की चीज़ें हैं उनको निकाल के लिख लीजिएगा आप। जैसे इधर आपका फोर्स क्या होता, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होता आपका, v/t
या x/t²। ठीक, ये v/t होता तो v आपका हो जाता x/t तो स्क्वायर इंटू अगेन x/t तो x² इंटू t⁻³ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको डायमेंशनली करना पड़े, आपको सिर्फ x और t लेकर आना है। तो उसका आंसर हो जाएगा बी। देन 6.12 विच ऑफ द डायग्राम्स शोन इन फिगर 6.6 मोस्ट क्लोजली शोज द वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ एज इट मूव्स वंस अराउंड द सन इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये भी इजी क्वेश्चन है। ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट, इधर कहीं आपका सन। अब आप समझिएगा, अर्थ जो इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी अगर ये सन के क्लोज होगा, और स्पीड कम होगी अगर ये सन से दूर होगा। ऐसा जनरली होता है, ये चीज़ आप जानते भी हैं। अब स्पीड किससे रिलेटेड है? काइनेटिक एनर्जी से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स, हम इसमें कुछ नहीं जा रहे हैं। सिर्फ आपको इन जनरली ध्यान रखना है, अर्थ पास में है सन के तो वेलोसिटी बढ़ रही है, दूर है तो कम हो रही है। क्योंकि अभी आपने ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है, अभी आपको जो बेसिक नॉलेज है 9th-10th का, उससे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, v और के ई। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इट कैन नॉट बी नेगेटिव इन एनी केस। और जब आपका अर्थ कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, ये रेस्ट पे नहीं है, तो ज़ीरो भी नहीं होना है। अब आप देख लीजिए इसमें कौन सा ग्राफ है आपका। ये तो होना नहीं है, आपको मैंने बताया कि अर्थ की पोजीशन क्या है, शिफ्ट हो रही है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो, यही पॉसिबल नहीं है, ये कंटिन्यूस ऑर्बिट हो रहा है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, ये भी नहीं होना है, आपको समझा दिया। ये बिल्कुल सही है, काइनेटिक एनर्जी अभी कम हो रही है पोजीशन चेंज होने पे, पर नेगेटिव नहीं हो रही है। तो उसका आंसर है डी। इस तरह से ये सॉल्व होगा। देन 6.13 विच ऑफ द डायग्राम्स शोन इन फिगर 6.7 रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ पेंडुलम ऑक्सीलेटिंग इन एयर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपका ए और डी, ये तो आप फटाफट एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों डैम्प्ड और अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन के ग्राफ हैं, जो कि एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में बनते हैं, ना कि एनर्जी टाइम के बीच में। इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये सब आप पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव्स में। तो एनर्जी टाइम के बीच में ऐसे ग्राफ नहीं रहते हैं, तो इसको आप कर दीजिएगा एलिमिनेट। ठीक, अब इधर क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये हो रही है डिमिनिश, क्योंकि पेंडुलम ऑक्सीलेट होने के बाद रेस्ट पर आ रहा है। इस पेंडुलम को आपने इस हाइट पे रख के छोड़ा, ये इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ऐसे पास में आते आते एकदम रेस्ट पे आ गया। तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। तो जब धीरे धीरे कम होती है एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका ग्राफ ऐसा रहता है। इवन इसको भी आप एक रफ पेपर पर करके देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं रहता है। जो सी में ग्राफ है बिल्कुल ऐसा रहता है। और ये जो डिमिनिशिंग हो रही है, ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशन के केस में ही होती है। डैम्प होना मतलब कि वो धीरे धीरे अपना एम्पलीट्यूड लूज कर रहा है, इस तरह से। तो इस ऑक्सीलेशन का ग्राफ एनर्जी टाइम ग्राफ ऐसा बनता है, अगर यहाँ पे ए वर्सेस टी होता है तो। ठीक, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है सी। देन 6.14 a mass of 5 kg is moving along a circular path of radius 1 meter. If the mass moves with 300 revolutions per minute, its kinetic energy would be, आपको बताना है। ये भी इजी क्वेश्चन है। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब इधर आपको r दे रखा है और साथ में रिवॉल्यूशन दे रखे हैं, मतलब आप निकाल सकते हैं ओमेगा, एंगुलर स्पीड, जिससे आप निकाल सकते हैं v, जो कि होता है r ओमेगा। ठीक, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप पिक कीजिएगा, सारी चीज़ों को पिक कीजिएगा।
तो v जो कि हम यहाँ पुट करने वाले हैं v स्क्वायर में इज इक्वल्स टू r है आपका 1 और ओमेगा कितना है आपका 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो 300 इंटू 2 पाई रेडियन और पर मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। ऐसा आप करेंगे तो आपकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड। वेरी वेरी इजी। आपको दिया था ओमेगा, तो 300 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन मतलब कितना होता है 360 डिग्री। हमें डिग्री यूज़ नहीं करना है। जब भी हम एंगल की यूनिट मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा यूनिट लाने के लिए तो हमें डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन देखना पड़ता है। तो 300 इंटू 360 डिग्री ना करते हुए हमने कर दिया है यहाँ पे 2 पाई दी होल डिवाइडेड बाय मिनट ना करते हुए हमने कर दिया है 60 सेकंड्स और इस पूरी चीज़ को उठा के हमने यहाँ पर टक दिया। ठीक, इज इक्वल्स टू 10 पाई मीटर पर सेकंड। इसको पुट कर दीजिए आप। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, m है 5 और ये जूल्स। तो 1/2 इंटू 5 तो ये आपको मिल रहा है 250 पाई स्क्वायर जूल्स। ऑप्शन नंबर ए, ये आपका आंसर है। देन 6.15 a raindrop falling from a height h above ground attains a near terminal velocity when it has fallen through a height 3/4. Which of the diagrams shown in figure 6.8 correctly shows the change in kinetic energy and potential energy of the drop during its fall up to the ground? ये भी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपके बहुत सारे ग्राफ्स तो गलत ही दे रखे हैं। देखिए, इसमें ए और सी, इसको तो आप ऐसे के ऐसे ही देखते से एलिमिनेट कर दीजिए। एक हाइट से, कुछ हाइट से आपकी बॉल गिर रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली ज़ीरो थोड़ी होगी। पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी और वो टाइम के साथ कम होगी। तो देख लीजिए, आपका ए सी डी ये तीनों ही चले गए। आपका आंसर बी है। अब एक सवाल ये बनता है कि जिस हाइट से गिरा रहे हैं अगर इसको ये ज़ीरो मान लेते हैं तो एक बार डी की संभावना बन जाती है, पर इसमें ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का ऊपर जाके नीचे हो गया है। मतलब नेगेटिव में भी अगर ये जाती तो ग्राफ नीचे की तरफ जाता। इसीलिए इसका आंसर होना है बी। पर इसकी प्रॉपर थ्योरी क्या होगी आपको ये बताऊंगा मैं। बॉल कुछ हाइट से गिर रही है, अभी 3/4 को तो मैंने हटा दिया है, ये भी मैं नहीं देख रहा हूँ। एच, तो इस पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी। अब जैसे ही एक हाइट पे आई 3/4 एच पे आई, ये भी मैं नहीं बना रहा हूँ, इन्होंने बोल दिया है कि इसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, वी टी, वो वेलोसिटी जहाँ पे आपकी स्पीड हो जाती है कांस्टेंट, एक जैसी। जब स्पीड हो जाती है कांस्टेंट तो सीधी सी बात है आपकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी जिसमें कांस्टेंट हो रही है वो वाला ग्राफ आपका सिर्फ बी है। 3h/4 हाइट तक आ गई, बची हाइट कितनी है h/4। तो इस हाइट पे आके इसने कांस्टेंट वैल्यू गेन कर ली। इन्होंने आगे बताया नहीं है पर ये ऐसे ही हो रहा है। पहले काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, फिर ऐसी जाके ये कांस्टेंट हो गई लाइक दिस। और पोटेंशियल एनर्जी आप देख लीजिए, एच हाइट पे मैक्सिमम थी, धीरे धीरे कम हुई, जैसे ग्राउंड के पास आई ज़ीरो हो गई। तो बी ग्राफ जो आपका है ये एकदम सही है, डी सही नहीं है। आप रेफरेंस पॉइंट एक हाइट पे मान के ज़ीरो ले लेते हैं तो भी सही नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसमें कांस्टेंट कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है। तो उसका आंसर होगा बी। देन 6.16 in a shot put event an athlete throws the shot put of mass 10 kg with an initial speed of 1 meter second inverse at 45 degree from a height 1 meter above the ground. Assume air resistance to be negligible and the acceleration due to gravity to be 10 meter second square inverse. The kinetic energy of the shot put when it reaches the ground will be, आपको बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने 45 डिग्री ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखिए, ये आपका प्लेयर है जो कि एक बॉल जो 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड है इसको फेंक रहा है 45 डिग्री से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इनिशियल स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से। अब ये बॉल आपकी इस तरह से जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएगी और नीचे ग्राउंड पे आ जाएगी जहाँ पे खड़ा है।
अब इस क्वेश्चन में इसकी हाइट h थी, प्लेयर से भी थोड़ी कम दिख रही है, ये रेंज r थी। ये आपको कुछ भी नहीं निकालना है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसमें एनर्जी का कंसेप्ट यूज़ करना है, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। आप देख लीजिए ये दो गोले, एक इसके हाथ में जब बॉल थी और एक फाइनली जो ग्राउंड पे है, इन दोनों जगह इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बस ये आपको देखना है। इसके अलावा कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। तो इसको मैं बनाऊं तो ये ऐसा बन रहा है, पहला गोला आपका, दूसरा गोला आपका ग्राउंड पे। तो इस केस के लिए टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, जिसमें से कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो जाएगी, इसका मास था कितना 10 kg, तो 10 g है आपका 10 और h है आपका 1.5 प्लस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से इसने फेंका, तो हाफ इंटू मास 10 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक, mgh और हाफ mv स्क्वायर। आप ये मत समझिएगा रेस्ट पे है, ये फेंक रहा है उसी केस में मैंने बताया है, आपको दिख रहा है इसके हाथ में, पर इसने फेंक दिया है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, दोनों चीज़ इसमें आ गई। अब जब ये ग्राउंड पे आया इस जगह, तो T क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 0 और काइनेटिक एनर्जी kf। तो ये kf कितनी है ये आपको निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों हो गई, क्योंकि इसकी हाइट हो गई 0, mgh होता तो h कितना हो गया 0, तो mg इंटू 0 मतलब 0। अब ये वाला T और ये वाला T, टोटल मैकेनिकल एनर्जी दोनों केस में इक्वल होगी। तो दिस इंप्लाइज 10 इंटू 10 इंटू 1.5 प्लस हाफ इंटू 10, 1 स्क्वायर लिख नहीं रहा हूँ मैं, ना लिखें तो भी चलेगा, इज इक्वल्स टू 0 प्लस kf। तो ये आपको मिल रहा है 150 प्लस 5 इज इक्वल्स टू kf, मतलब 155 जूल्स। तो 155 जूल्स, ऑप्शन डी, ये आपका आंसर है। इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ना h का ना r का, सिर्फ आपको एनर्जी का कंसेप्ट यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। देन 6.17, विच ऑफ द डायग्राम्स इन फिगर 6.9 correctly shows the change in kinetic energy of an iron sphere falling freely in a lake having sufficient depth to impart it a terminal velocity। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, 15th पार्ट का भी ये बच्चा है, इसे समझ लीजिए आप। इसका आंसर है बी, और इसका एक्सप्लेनेशन मैं 15th क्वेश्चन दे चुका हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जब वो हाइट पे थी तो 0 थी, जैसे जैसे वो मोशन में आई, यहाँ पे आयरन स्फीयर फॉर इंस्टेंस मोशन में आया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रही। एक पोजीशन पे आके इस काइनेटिक एनर्जी ने कांस्टेंट वैल्यू डेवलप कर ली, क्योंकि वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इस स्फीयर ने अटेन कर ली, जिसमें आपकी स्पीड होती है कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट तो हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, क्योंकि मास चेंज होना नहीं है। और देखिए इस क्वेश्चन में और क्लियर हो गया कि इसने एक लेक के अंदर इस बॉल को ड्रॉप किया, तो जैसे ही बॉल नीचे की तरफ गई, लेक के अंदर इमर्स हुई, इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करी। वो करते करते इसने एक वैल्यू, एक टाइम पे, एक हाइट पे, एक डेप्थ पे आके अटेन कर ली, जो थी vt, जिससे आपकी स्पीड हो गई कांस्टेंट। बिल्कुल वैसा वैसे क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। तो इसका आंसर है बी। बाकी ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, इनका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ मैं आपको पहले ही, तो आप ही समझ जाइएगा। देन 6.18, a cricket ball of mass 150 gram moving with a speed of 126 km per hour hits at the middle of the bat, held firmly at its position by the batsman. The ball moves straight back to the bowler after hitting the bat. Assuming that collision between ball and bat is completely elastic and the two remain in contact for 0.001 second, the force that the batsman had to apply to hold the bat firmly at its place would be, आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आप एक चीज़ तो देखकर ही समझ गए हैं, बॉल हिट हुई एट द मिडल ऑफ बैट, इन कॉन्टैक्ट 0.001 सेकंड, इतना छोटा टाइम है। तो F इज इक्वल्स टू dp बाई dt या del p बाय del t, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। और साथ में इन्होंने बोल दिया है कि कोलिजन कंप्लीटली इलास्टिक है, मतलब
काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टरवर्ड्स, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें आप समझिए हो क्या रहा है, ये आपका बैट है, ये बॉल कुछ स्पीड से कुछ काइनेटिक एनर्जी से इसके पास आई, यहाँ टकराई, टकराने के बाद इसने कुछ स्पीड गेन करी और वापस से उसी स्पीड से ये बॉलर के पास गई। क्योंकि आपका कोलिजन इलास्टिक था इसीलिए काइनेटिक एनर्जी सेम थी, मतलब स्पीड में लॉस नहीं हुआ, स्पीड लॉस नहीं हुआ, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड दोनों की दोनों सेम थी। इस कंप्लीटली इलास्टिक स्टेटमेंट से ये आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों सेम है इसीलिए स्पीड लॉस नहीं हुई है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको इन्होंने बोला है फोर्स निकालने के लिए, ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू, एक बार और लिख देता हूँ मैं, dP बाय dt। अब dP क्या होगा आपका, चेंज इन मोमेंटम विच इज़ योर इम्पल्स, इम्पल्स में भी ऐसे होता है, तो ये होता है आपका m v माइनस u अपॉन t, कितना है आपका, बहुत ही कम, 0.001 सेकेंड्स। अब इसकी स्पीड इनिशियली कितनी थी, 126 किलोमीटर पर आवर, मतलब इंटू 5/18 बोले तो 35 मीटर पर सेकंड। जैसे बैट को हिट करी और पीछे की तरफ गई या जिस डायरेक्शन से बॉल आ रही थी उसके ऑपोजिट गई, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ पे m आपका 150, मतलब 150 अपॉन 1000 किलोग्राम, v आपकी हो जाएगी -35 और u 35, तो -35। यहाँ आप ध्यान रखिएगा v आपकी है -35 मीटर पर सेकंड और u है 35 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि बॉल इस तरफ गई है और इस तरफ से ऐसी आई थी, तो ये मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और ये कैसे हुआ, क्योंकि कोलिजन था आपका इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी सेम थी, काइनेटिक एनर्जी सेम थी मतलब स्पीड सेम थी, इसीलिए v और u सेम था। चैप्टर 5 और 6 का दोनों का मिश्रण है ये क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर। तो ये आपको मिल जाएगा कितना, -10500 न्यूटन या फिर -1.05 इंटू 10⁴ न्यूटन। दोनों आंसर्स आपके सही हैं। इस तरह से ये सॉल्व होगा। फोर्स नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन आपकी बॉल गई है। ऑप्शन नंबर सी।